नमस्कार साथियों। आज हम प्रेमचंद जी की दो सखियां शीर्षक जो कहानी है उसका वाचन करने जा रहे हैं। लखनऊ 1 जुलाई 1925। प्यारी बहन, जब से यहाँ आई हूँ तुम्हारी याद सताती है। काश तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती तो कितनी बाहर रहती, मैं तुम्हें अपने विनोद से मिलाती। क्या यह संभव नहीं? तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हें इतनी आज़ादी भी ना देंगे? मुझे तो आश्चर्य यही है कि बेड़ियाँ पहनकर तुम कैसे रह सकती हो। मैं तो इस तरह घंटे भर भी नहीं रह सकती। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पिताजी पुरानी लकीर पीटने वालों में नहीं, वह उन नवीन आदर्शों के भक्त है जिन्होंने नारी जीवन को स्वर्ग बना दिया। नहीं तो मैं कहीं की न रहती। विनोद हाल ही में इंग्लैंड से डी फिल होकर लौटे हैं और जीवन यात्रा आरंभ करने के पहले एक बार संसार यात्रा करना चाहते हैं। यूरोप का अधिकांश भाग तो वह दे चुके हैं, पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के शहर किए बिना उन्हें चैन नहीं है। मध्य एशिया और चीन का तो विशेष रूप से अध्ययन करना चाहते हैं। यूरोपियन यात्री जिन बातों की मीमांसा न कर सके उन्हीं पर प्रकाश डालना इनका ध्येय है। सच कहती हूँ चंदा, ऐसा साहसी, ऐसा निर्भीक, ऐसा आदर्श पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो उनकी बातें सुनकर चकित हो जाता हूँ। ऐसा कोई विषय नहीं जिसका उन्हें पूरा ज्ञान ना हो। वह आलोचना न कर सकते हैं और यह केवल किताबी आलोचना नहीं होती, उसमें मौलिकता और नवीनता होती है, स्वतंत्रता की। तो वह अनन्य उपासक है। ऐसे पुरुष की पत्नी बनकर ऐसी कौन सी स्त्री जो अपने सौभाग्य पर गर्व ना करे। बहन, तुमसे क्या कहूँ। प्रातःकाल उन्हें अपने बंगले की ओर जाते देखकर मेरे चित्त की क्या दशा होती है, यह उन पर निस्वारित होने के लिए विकल हो जाती है। वह मेरी आत्मा में बस गए हैं। अपने पुरुष की मैंने मन में जो कल्पना की थी उसमें और इनमें बाल बराबर भी अंतर नहीं। मुझे दिन रात यही भय लगा रहता है कहीं मुझसे उन्हें कोई त्रुटि न मिल जाए। जिन विषयों से उन्हें रुचि है उनका दिन आधी रात तक बैठा किया करती हूँ। ऐसा परिश्रम कभी न किया था। आईने कंगनी से मुझे कभी इतना प्रेम न था। सुभाषितों को मैंने कभी इतने चाव से कंठ न किया था। अगर इतना सब कुछ करने पर भी मैं उनका हृदय न पास की तो बहन, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा, संसार मेरे लिए सुनना हो जाएगा। कदाचित प्रेम के साथ मन में ईर्ष्या का भाव भी उदय होता है। उन्हें मेरे बंगले की ओर आते देख जब मेरी पड़ोसन कुसुम अपने बरामदे में खड़ी हो जाती है तो मुझे मेरा ऐसा जी जाता है कि उसकी आंखें ज्योतिहीन हो जाए। कल तो अनर्थ ही हो गया। विनोद ने उसे देखते ही हेट उतार ली और मुस्कुराए। वह कुर्ता भी खीसे निकालने लगी। इसको सारी विपत्तियाँ दे पर मिथ्या अभिमान न दे। चुड़ैलों किसी तो आपकी सूरत है पर अपने को अप्सरा समझती है। आप कविता करती है और कई पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छप भी गई है। बस आज जमीन पर पाँव नहीं रखती। सच कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए विनोद पर से मेरी हृदय उठ गई। ऐसा आवाज़ होता था कि चलकर कुसुम का मुँह न चलूँ। खैरी तो ये दोनों में बातचीत नहीं हुई, पर विनोद आकर बैठे तो आध घंटे में उनसे बना बोल की जैसे उनके शब्दों में वह जादू ही न था, वाणी में रस ही न था। तब से अब तक मेरे चित्त की व्यग्रता शांत नहीं हुई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं दर से आंखों के सामने बार बार आता। कुसुम को लज्जित करने के लिए कितने सुबह बांध चुकी हूँ चंदा, मुझे आज तक यह नहीं मालूम था कि मेरा मन कितना दुर्बल है। अगर यह बहन होता विनोद मुझे अच्छी और हल्की समझे तो मैं उनसे अपने मनोभावों को स्पष्ट कर देती। मैं संपूर्णता उनकी होकर उन्हें संपूर्णता अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि संसार का सबसे रूपवान युवक मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे आंख उठाकर न देखूं। विनोद के मन में मेरे प्रति यह भाव क्यों नहीं है? चंदा प्यारी बहन, एक सप्ताह के लिए आ जा, तुझसे मिलने के लिए मन अधीर हो रहा है। मुझे इसमें तेरी सलाह और सहानुभूति की बड़ी ज़रूरत है। यह मेरे जीवन का सबसे नाजुक समय है। इन्हीं 10-5 दिनों में या तो पारस हो जाऊँ या मिट्टी। लो 7 बज गई और अभी बाल तक नहीं बनाए। विनोद आने का समय अभी मिंदा होती हूँ कहीं आज फिर अब अगन कुसुम अपने बरामदे में न आ खड़ी हो। अभी से दिल कांप रहा है। कल तो यह सोचकर मन को समझाया था कि यूं ही सरल भाव से वह हंसी पड़ी होगी। आज भी अगर वह इधर से सामने आए तो उतनी आसानी से मन को न समझाऊँ। तुम्हारी पद्मा, गोरखपुर 5/7/25। प्रिया पद्मा, भला एक युग के बाद तुम्हें मेरी सुध आई। मैंने तो समझा था शायद तुम परलोक यात्रा कर ली। यह निष्ठुरता दंड है जो कुसुम तुम्हें दे रही है। 15 अप्रैल को कॉलेज बंद हुआ और 1 जुलाई को आप खत लिखती है। पूरे 2.5 महीने बाद वह भी कुसुम की कृपा से। जिस कुसुम की तुम कोस रही हो उसे मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। वह दारुण दुख की भांति तुम्हारे रास्ते में न आकड़ी तो तुम मुझे क्यों याद आती। खैर, विनोद को तुमने जो तस्वीर खींची वो बहुत ही आकर्षक है। मैं उसे बना रही हूँ। वजन जल्दी है मैं उसे बहनोई के नाते मिलूँ। मगर देखना कहीं सिविल
न कर बैठना। विवाह इंद्रपति के अंसारी हो, यहाँ तुम्हें अख्तियार है जो सैकड़ों बेहुदा और व्यर्थ के पचड़े उन्हें निकाल लो। एक सच्चे विद्वान पंडित को अवश्य बुलाना, इसलिए नहीं कि वह तुमसे बात बात पर टके निकलवाए, बल्कि इसलिए देखता है कि ये सब कुछ शास्त्र विधि से हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब मुझसे पूछो इतने दिन क्यों चुप साथ बैठ रही? मेरे ही खानदान में एक इन 2.5 महीनों में 5 शादियाँ हुई, बरातों का तांता लगा रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन गया हो 100 मेहमानों से कम रहे हो, और जब बारात आ जाती थी तब तो उनकी संख्या 500 पहुंच जाती थी। ये 500 लड़कियां मुझसे छोटी है और मेरा बस चलता था। अभी 3-4 साल तक न बोलती, लेकिन मेरी सुनता कौन है? और विचार करने पर मुझे भी ऐसा मालूम होता है, माता पिता का लड़कियों के विवाह के लिए जल्दी करना कुछ अनुचित नहीं है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अगर माता पिता काल ही मर जाए तो लड़की का विवाह कौन करे? भाइयों क्या भरोसा। अगर पिता ने काफ़ी दौलत छोड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसा साधारणता होता है पिता ऋण का भार छोड़ गई तो बहन भाइयों पर भार हो जाती है। यह भी अन्य कितने हिंदू रस्म मानती आर्थिक समस्या है, और जब तक हमारी आर्थिक दिशा न सुधरेगी यह रस्म भी नहीं मिटेगी। अब मेरे बलिदान की बारी है। आज के 15 दिन ये अगर मेरे लिए विदेश हो जाएगा 2-4 महीने को ले आऊँगी मैं तो मेहमान की तरह। मेरे विनोद बनारसी अभी कान पढ़ रहे हैं। उनके पिता नामी वकील है। सुनती हूँ कई गाँव कई मकान है, अच्छी मर्यादा है। मैंने अभी तक वर को नहीं देखा। पिताजी ने मुझसे पूछवाया था कि इच्छा हो तो वर को बुला दूँ, पर मैंने कह दिया कोई ज़रूरत नहीं। कौन घर में बहू बने? मैं है तकदीर ही का सौदा। न पिताजी की किसी मन में पेड़ सकते हैं न मैं ही। अगर दो एक बार देख लेती तो मुलाकात ही कर लेती तो क्या हम दोनों एक दूसरे के परख लेते? यह किसी तरह संभव नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे का रंग रूप देख सकते हैं। इसी विषय में मुझे विश्वास है कि पिताजी मुझसे कम सेहत नहीं है। मेरे दोनों भाई दोनों बड़े बहनोई सुंदर पुतले ना हो, पर कोई रमणी उन्हें गणना नहीं कर सकती। मेरी बहनें उनके साथ आनंद से जीवनता रही है, फिर पिताजी मेरे ही साथ क्यों नहीं करेंगे? मैं मानती हूँ कि हमारे समाज में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन सुखकर नहीं है, लेकिन संसार में ऐसा कौन सा संबंध जिसमें दुखी परिवार ना हो? और फिर हमेशा पुरुषों का ही दोष तो नहीं होता, बहुधा स्त्रियाँ ही विष की गांठ होती है। मैं तो विवाह को सेवा और त्याग का वर्त समझती हूँ और इसी भाव से उसका अभिवादन करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें विनोद से छीनना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर 20 जुलाई तक तुम 2 दिन के लिए आ सको तो मुझे जिला दो। ज्यों ज्यों इस व्रत का दिन निकट आ रहा है मुझे एक अज्ञात शंका हो रही है। मगर खुद बीमार हो, मेरी दवा क्या करोगी? जरूर आना बहन, तुम्हारी चंदा। मसूरी 7-8 अगस्त 1925। प्यारी चंदा, सैकड़ों बातें लिखनी है, किस क्रम से शुरू करूँ समझ नहीं आता। सबसे तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर नए पहुँच सकने के लिए समझ चाहती हूँ। मैं आने का निश्चय कर चुकी हूँ और मैं प्यारी चंदा के स्वयंवर में ना हूँ, मगर उसकी ठीक 3 पहले विनोद ने अपना मुझे सम्मुख दिया कि मुझे किसी बात की सुध न रही। ओ ये प्रेम के अंतस्तर से निकले हुए उस आवेश में और कपित शब्द अभी तक कानून में मैं खड़ी थी और विनोद मेरे सामने घुटने थे। प्रेरणा भिड़ने और आकर के पुतले बन बैठे थे। ऐसे दिन में एक बार आता है, केवल एक बार, मगर उसके में तुम्हें कितनी संगीत क्रांति जीवन के तार तार में उतरती है। तुम उस आनंद का अनुभव न कर सकोगी। मैं रोने लगी। वह नहीं कह नहीं सकती मन में क्या क्या भाव आए, पर मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कदाचित यही आनंद की तरफ से मैं कुछ निराश हो चली। 3-4 दिन से विनोद को आते जाते कुसुम से बातें कर देती। कुसुम नित्य नया सुनती रहती थी और क्या कहूँ, एक दिन विनोद ने कुसुम की कविता मुझे सुनाई और एक शब्द पर सिर घूमते रहे। मैं माननी तो हुई, सोची तब उस चुड़ैल पर लट्टू हो रहे हैं तो मुझे क्या गरज पड़ी है इसके लिए अपना सिर क्यों सिरे कपाऊँ। दूसरे दिन वह सवेरे आए तो मैंने कह लिया तबीयत अच्छी नहीं है। जब उन्होंने मुझसे मिलने लग गया तो व्यूज होकर मुझे कमरे में आना पड़ा। मन में नीचे कहती साहब कह दूँगी अब आप नया आया कीजिए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं कभी नहीं यशस्वी नहीं, सुभाषिनी नहीं। एक पुलिस फीस मन से उड़ रही और कमरे में आई। विनोद के सहस्त्र नेत्र देखे, पर सच काम थे होट बहन उस आवेश का चित्र नहीं कर सकती। विनोद ने मुझे बैठने भी नहीं दिया। मेरे सामने घटना बल पर बैठी और उनके आतुर उन्मत्त शब्द मेरे हृदय को तरंगित करने लगे। एक सप्ताह तैयारियों कट गया। पापा और मामा फूलना समझते थे और सबसे पसंद थी कुसुम, जिसकी सूरतें मुझे करना थी। अब मुझे क्या तो मैंने उसके पसंद है उसके साथ घोर अन्याय किया था। उसका हृदय निष्कपट है, उसमें नैर न तृष्णा सेवा ही उसके जीवन का मूल मंत्र है। मैं नहीं समझती कि उसके बिना ये 7 दिन कैसे करते। मैं कुछ कोई सी जान पड़ती कुसुम, पर मैंने अपना सारा भार छोड़ दिया था। आभूषणों के चुनाव और सजाव, वस्त्रों के रंग और कांट छांट के विषय में उसकी सुरुचि विलक्षण है। 8वें दिन जब उसने मुझे दुल्हन बनाया तो मैं अपना रूप देकर चकित हो गई। मैंने अपनी को कभी ऐसी सुंदरी न समझा था। गर्व से मेरी आंखों में नशा आ गया। उस दिन संध्या समय विनोद और मैं 2 जलधाराओं की भांति संगम बनकर अभिन्न हो गई। विवाह यात्रा की तैयारी पहले से ही हो चुकी थी। प्रातःकाल हमें मसूरी के लिए रवाना हो गए। कुसुम हमें पहुँचाने
के लिए स्टेशन तक आई और विदा होते समय बहुत रोई। उसे साथ ले जाना चाहती थी पर नंदन राजी नहीं हुई। मसूरी रमणीक है, इसमें संदेह नहीं। श्याम और मेघ मालाएं पहाड़ियों पर विश्राम कर, ये शीतल वन आशा तरंगों की भांति चित्त का रंजन कर रहा है। पर मुझे ऐसा विश्वास है कि विनोद के साथ मैं किसी निर्जन वन में भी इतने ही सुख से रहती। उन्हें पाकर अब मुझे किसी वस्तु की लालसा नहीं। बहन, तुम इस अनन्य जीवन की शायद कल्पना भी नहीं कर सकोगी। सुबह हुई, नाश्ता आया, हमने नाश्ता किया, टांडी तैयार, 9 बजते बजते शहर निकले कि जल प्रवाह के किनारे जा बैठे और वह वहाँ जल प्रवाह का मधुर संगीत सुन रहे हैं या किसी शिलाखंड पर बैठे मेघों की व्योम क्रीड़ा देख रहे हैं। बारह बजते बजते लौटे। भोजन तैयार है। भोजन किया, मैं पियानो पर जा बैठी। विनोद को संगीत से प्रेम है, खुद बहुत अच्छी तरह गाती हैं। मैं गाने लगती हूँ तब तो वह और झूमने लगते हैं। तीसरे फिर में 1 घंटे के लिए विश्राम करके खेलने या कोई खेल देखने चले जाते हैं। रात को भोजन के लिए थिएटर देखते हैं, वहाँ लौट चयन करते हैं। गुड़कियाँ नन की गणबूसी न जिटानी बताने पर इस सुख में भी मुझे कभी एक शंका रहती है। फूल में कोई कांटा तो नहीं छिपा रहता, प्रकाश के पीछे ये अंधकार तो नहीं। मेरी समझ में नहीं आता ऐसी शंका क्यों होती है। अरे हेलो 5 बजे, 9 तैयार है, आज टेनिस का मैच देखने जाना है। मैं भी जल्दी से तैयार हो जाऊँ, सेंस फिर लिखूंगी। हाँ, एक बार तो भूल ही जा रही हूँ, अपनी माँ का समाचार लिखना। भतीजे कैसे हैं, रंग कैसा है, ससुराल गई या अभी मैं कही में वो ससुराल गई तो वहाँ के अनुभव अवश्य लिखना। तुम्हारी खूब नुमाइश हुई होगी, घर कुटुंब और मोहल्ले की महिलाओं ने घूंघट उठाकर सब मुँह देखा होगा, खूब परीक्षा होगी। ये सभी बातें विस्तार से लिखना। देखें कब लगा तो तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर, 1 सितंबर 1925। प्यारी पद्मा, तुम्हारा पत्र पढ़कर चित्त को बड़ी शांति मिली। तुम्हारे नया आने से मैं समझ गई थी कि विनोद बाबू तुम्हें हर ले गए हैं, मगर यह न समझी तुम मसूरी पहुंच गई हो। अब उस अरमत बुला कर चिंता तुम्हें क्यों याद आने लगी। अब मेरी समझ में आ रहा है कि विवाह के नए और पुराने आदर्श में क्या अंतर है। तुमने अपनी पसंद से काम किया, सुखी हो। मैं लोग लग जासी बन रही, नसीबों को रो रही हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो। दान देश के टंटे से तो मुझे कुछ मतलब नहीं। मुझे नहीं बड़ा उधार दे पाया, खूब दिल खोल कर दिया, मगर द्वार पर बरात आती मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। फिर कितनी उत्कंठा थी दर्शन की, पर देखूँ कैसे कुल की नाक न कट जाए। द्वार पर बरात आई, सारा जमाना वर्ग को घेरे हुए था। मैंने सोचा छत पर से देखूँ। छत पर गई, वहाँ से कुछ न दिखाई दिया। हाँ, इस बात के लिए अम्मा जी की गुड़कियाँ सुननी पड़ी। मेरी जो बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, उनका दोस्त मेरी शिक्षा के माथे पर मारा जाता है। पिताजी बेचारे मेरे साथ बड़ी सहानुभूति करते हैं, मगर किस किस का मुँह पकड़े। द्वार चार तो यूँ गुजरा और भावरों की तैयारियाँ होने लगी। जनवासी से गहनों और कपड़ों का डाल आया। बहन, सारा घर, स्त्री पुरुष सब उस पर कुछ इस तरह टूटे मानो इन लोगों ने कभी कुछ देखा ही नहीं। कोई कहता है कंठा तो लाए ही नहीं, कोई हार के नाम पर होता है। अम्मा जी को तो सचमुच रोने लगी, मानो मैं डुबा दी गई। वर पक्ष वालों के दिल खुलकर निंदा होने लगी, मगर मेरे गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती। मानो मैं डुबा दी गई। वर पक्ष वालों की दिल खोलकर निंदा होने लगी, मगर जब मैंने गहनों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। हाँ, जब कोई वर के विषय में कोई बात करता तो मैं तन्मय होकर सुनने लगती। मालूम हुआ दुबले पतले आदमी है, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, हंसमुख है। इन सूचनाओं से दर्शनों कंठा और प्रबली होती थी। भावनाओं का मूर्त ज्यों ज्यों समीप आता, मेरा चित्त व्यग्र होता जाता। अब तक यद्यपि मैंने उनकी झलक भी न दी थी, पर मुझे उनके प्रति एक अभूतपूर्व प्रेम कर्म हो था। इस वक्त यदि मुझे मालूम हो जाता कि उनके दुश्मनों को कुछ हो गया है तो मैं बावली होती। अभी तक मेरा उनसे साक्षात नहीं हुआ है, मैंने उनकी बोली तक नहीं सुनी, लेकिन संसार का सबसे रूपवान पुरुष भी मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता। अब वही मेरे सर्वस्व है। आधी रात के बाद बावरे वे सामने हवन कुंड था। दोनों ओर विप्रगण बैठे हुए थे। दीपक जल रहा, कुल देवता की मूर्ति रखी हुई थी। वेद पंत्र का पाठ हो रहा था। उसमें मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सचमुच देवता विराजमान है। अग्नि, वायु, दीपक, नक्षत्र सभी मुझे उस समय देवताओं की ज्योति से परदीप्त जान पड़ते हैं। मुझे पहली बार आध्यात्मिक विकास का परिचय मिला। मैंने जब अग्नि के सामने मस्तक झुकाया तो यह कोरी रस्म की पाबंदी न था। मैं अग्नि देखो अपने सम्मुख मूर्तिमान स्वर्ग की आवाज से तेजो में देख रही थी। आखिर भावरे भी समाप्त हो गई, पर पतिदेव के दर्शन नहीं। जब अब अंतिमा से आती प्रातःकाल, जब पतिदेव कलेवा के लिए बुलाए जाएंगे तो उसमें देखूंगी, तब उनके सिर पर मोर न होगा। सखियों के साथ मैं भी जा बैठूंगा और खूब जी भरकर देखूंगी। पर क्या मालूम हुआ कोई विधि कुछ और ही कुछ करे रच रहा है। प्रातःकाल देखती हूँ तो जनवास के खेमे उजड़ गए, वो उखड़ रहे हैं। बातें कुछ न थी। बरातियों के नाश्ते के लिए जो सामान भेजा गया वह काफ़ी न था, शायद घी भी खराब था। मेरे पिताजी को तुम जानती हो,
जानती हो वह कभी किसी से दबे नहीं, जहाँ रहे शेर बनकर रहे। बोले जाते हैं जाने दो, मनाने की कोई जरूरत नहीं, कन्या पक्ष का धर्म है व्रतियों का सत्कार करना, लेकिन सत्कार का यह अर्थ नहीं कि धमकी और रोप से काम लिया जाए। मानो किसी अफसर का प्रभाव बढ़ो, अगर वह अपने लड़की की शादी कर सकते हैं तो मैं अपनी लड़की की शादी करा सकता हूँ। रात चली गई, मैं पति के दर्शन न कर, सारे शहर की हलचल मच गई, विरोधियों को हंसने का अवसर मिला। पिताजी ने बहुत सामान जमा किया था, वह सब खराब हो गया। घर में जिसे देखिए मेरी ससुराल की निंदा कर है, उजड़ है, लोभी है, बदमाश है, मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, लेकिन पति के विरुद्ध में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। एक दिन अम्मा जी बोली, लड़का भी बेसमझ है, दूध पीता बच्चा नहीं कानून पड़ता है, मुझदारी आ गई है, उसे अपनी बाप को समझाना चाहिए था, आप लोग क्या कर रहे हैं। मगर वह भी भीगी बिल्ली बना रहा। मैं सुनकर तिलमिला उठी, कुछ बोली भी नहीं, बोली तो नहीं, पर अम्मा जी को मालूम जरूर हो गया कि इस विषय में सहमत नहीं। मैं तुम्हें से पूछती हूँ बहन, जैसे समस्या उठखड़ी उसमें क्या धर्म था। अगर वह अपने पिता अन्य संबंधियों का कहना ना मानते तो उनका अपमान न होता। उस वक्त उन्होंने वही किया जो उचित था, मगर मुझे विश्वास है जरा हमारा ठंडा अनुभव आएंगी। मैं अभी से उनकी राय देखने लगी हूँ। लाखिया चिट्ठी लाता दिल्ली में धड़कने लगती है, शायद उनका पत्र भी हो। जी मैं बार बार आता है, क्यों न मैं एक पत्र लिखूँ, मगर संकोच में हटकर रह जाती हूँ। शायद मैं कभी न लिख सकूँ। मान नहीं है कि संकोच है, पर हाँ अगर 5 दिन और उनका पत्र ना आए तो वह या खुद ना आए तो संकोच मान कर रूप धारण कर लेगा। क्या तुम्हें उन्हें एक चिट्ठी नहीं लिख सकती? सब खेल बन जाए, क्या मेरी खातिर भी ना करोगी? मगर ईश्वर के लिए उसमें कहीं नैनी देना की चंदा ने प्रेरणा की है। क्षमा करना, मेरी ऐसी बड़ी गलती हुई तुम्हारी ओर से सदका करके मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूँ। मगर मैं समझदार थी ही कब। तुम्हारी चंदा, मसूरी, 20 सितंबर 1925। प्यारी चंदा, मैंने जब तुम्हारा खत पाने के दूसरे दिन काशी खत लिख दिया था, उसका जवाब मिल गया। शायद बाबूजी ने तुम्हें खत लिखा हो। कुछ पुराने ख्याल के आदमी हैं, मेरी तो उनसे ए दिन भी न निभती। हाँ तुम्हें निभ जाएगी। यदि मेरे पति ने मेरे साथ यह बर्ताव किया तो कारण मुझसे रूठे होते तो मैं जिंदगी भर छूट न देखती। अगर कभी आते भी तो कुत्तों की तरह डालती। पुरुष पर सबसे बड़ा अधिकार उसकी स्त्री का है। माता पिता को खुश करने के लिए स्त्री का अधिकार नहीं कर सकता। तुम्हारे ससुराल वालों ने बड़ा गणित तैयार किया। तुम्हारे पुराने घरों में गजब का कले जाए जो ऐसी बातें कहते हैं। देखो न उन प्रथा का फल, जिसकी तारीफ करके तुम्हारी जुबान नहीं तकती, वह दीवार सड़ गई। टीप टाप करने से काम नहीं चलेगा, उसकी जगह नए सिरे से दीवार बनाने की जरूरत है। अच्छा अब कुछ मेरा कथा भी सुन लो। मुझे संदेह हो रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इनकी आर्थिक वैसी नहीं है जैसी मैंने समझी थी। केवल मुझे ठगने के लिए उन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांग की थी, बगलने का किराया अभी तक नहीं दिया। फर्नीचर किराया था, यह सच है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धक्का नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की डींग नहीं हुआ, लेकिन ऐसा रहन सहन। अच्छा आप कुछ मेरी कथा सुन लो। मुझे संदेह रहा है कि विनोद ने मेरे साथ दगा की है। इसकी आर्थिक दशा वैसी नहीं है जैसी मैं समझी थी। मुझे ठगने के लिए उन्होंने सारा स्वांग भरा था। मोटर मांग की थी, बंगले का किराया अभी तक नहीं दिया। फर्नीचर किराए के थे, ऐसा से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुझे धोखा नहीं दिया, कभी अपनी दौलत की डींग नहीं मारी, लेकिन ऐसा रहन सहन बना लेना जिससे दूसरों का अनुमान है हो कि वह कोई बड़े आदमी है। एक प्रकार का धोखा ही है। यह स्वांग इसलिए भरा गया कोई शिकार फंस जाए। देखती हूँ मुझसे अपनी असली हालत को छिपाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अपने खत मुझे देखने नहीं देते। कोई मिलने आता है तो वह चौंक पड़ते हैं, घबराई आवाज़ से बेरा से पूछते हैं कौन है। तुम जानती हो मैं धन की लोभी नहीं, कि मैं केवल विशुद्ध हृदय चाहती हूँ जिसमें प्रसाद प्रतिभा है। वह आज नहीं तो कल अवश्य ही धनवान होकर रहेगा। मैं इस कपट लीला से चलती हूँ। अगर विनोद अपनी कठिनाइयाँ कह दे तो उनके साथ सहमति करूँगी, उन कठिनाइयों को दूर करने में मदद करूँगी, या मुझसे पर्दा करके या मेरी सहमति या शोक से ही आदमी होते, बल्कि मेरे मन में अविश्वास, द्वेष और शोक का बीज बोते हैं। यह चिंता मुझे मार डालती है। और उन्होंने अपनी अगर उन्होंने अपनी दशा साफ बता दी थी होती तो यहाँ मसूरी आती क्यों? लखनऊ में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती, आदमी पागल हो जाए। हज़ारों रुपये सबसे कठिन समस्या जीविका की है। कई विद्यालयों में आवेदन पत्र भेज रखे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। शायद इस महीने के अंत तक कहीं जगह मिल जाए। पहले 300-400 मिलेंगे, समझ में नहीं आता कैसे काम चलेगा। 150 रुपये तो पापा मेरे कॉलेज का खर्च देते थे। अगर 10-5 महीने जगह न मिली तो क्या करेंगे? यह फिक्र और भी खाए डालती है। मुश्किल यही है, विनोद मुझसे पर्दा रखते हैं। अगर हम दोनों बैठकर परामर्श कर लेते तो सारी गुंथियाँ सुलझ जाती, मगर शायद यह मुझे इस योग्य ही नहीं समझते। शायद इनका ख्याल है मैं केवल रेशमी गुड़िया हूँ जिसे भांति आभूषणों, सुगंधों और रेशमी वस्त्रों से सजना ही काफ़ी है। थिएटर में कोई नया तमाशा होने वाला है तो दौड़े हुए आकर मुझे खबर देते हैं। कहीं कोई जलसा हो, कोई खेल हो, कहीं सैर करना हो, उसकी शुभ सूचना मुझे अविलंब दी जाती है, मतलब बड़े बिना विलंब किए हुए, और बड़ी प्रसन्नता के साथ, मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा और विलास में मगन रहना चाहती हूँ।
और बड़ी प्रसन्नता के साथ मानो मैं रात दिन विनोद और क्रीड़ा और विलास में उगाना चाहती हूँ। मानो मेरे हृदय में गंभीर अंश है ही नहीं। यह मेरा अपमान है, घोर अपमान, जिसे मैं अब नहीं सह सकती। मैं अपने संपूर्ण अधिकार लेकर ही संतुष्ट हो सकती हूँ। बस इस वक्त इतना ही। बाकी फिर अपने यहाँ का हाल विचार लिखना। मुझे अपने लिए जितनी चिंता है उससे कम तुम्हारे लिए नहीं है। देखो हम दोनों के डोंगे कहाँ में लगते हैं। तुम अपनी स्वदेशी 5000 वर्षों की पुरानी जर्जर नौका बैठी हो, मैं नए द्रुतगामी मोटर बोट पर। अवसर, विज्ञान और उद्योग मेरे साथ है, लेकिन कोई देवी विपत्ति आ जाए तभी भी इस मोटर पर डूबूंगी। साल में लाखों आदमी रेल की टक्करों से मर जाते हैं, कोई बैलगाड़ियाँ पर यात्रा नहीं करता। रेलों का विस्तार बढ़ता ही जाता है। बस तुम्हारी पद्मा। गोरखपुर, 25 सितंबर 1925। प्यारी पद्मा, तुम्हारा खत मिला। आज जवाब लिख रही हूँ। एक तुम हो कि महीनों रटाती हो। इस विषय में तुम्हें मुझसे उपदेश दिलाना चाहिए। विनोद बाबू, तुम पर व्यर्थ ही आक्षेप लगा रही हो। तुमने क्यों पहले ही उनकी आरती सजा की जान चलने की। बस एक सुंदर रसिक शिष्ट वाणी मधुर युवक देख फूल उठी। अभी तुम्हारा ही दोष है। अब तुम अपने व्यवहार से, रहन सहन से सिद्ध कर दो कि तुम गंभीरंश भी है। और फिर देखो विनोद बाबू कैसे तुमसे पर्दा रखते हैं। और बहन, वह तो मानवीय इंसान है। सभी चाहते हैं कि लोग हमें संपन्न समझे। इस स्वांग को अंत तक निभाने की चेष्टा की जाती है, और जो इस काम से चलता है उसका जीवन सफल बनता है। जिस युग में धन ही स्वर प्रदान हो, मर्यादा, कीर्ति, यश, यहाँ तक कि विद्या भी धन से खरीदी जा सके, इस युग में स्वांग बढ़ना एक लाजमी बात हो जाती है। अधिकार योग्यता का मुँह ताकते हैं। ये समझ लो, इन दोस्तों में फूल और फल का संबंध है। योग्यता का फूल लगा और अधिकार का फूल आया। इन ज्ञानोपदेश के बाद अब तुम्हें आधी दुनिया देती हूँ। तुम अपने देव के नाम जो पत्र लिखा था उसका बहुत अच्छा असर हुआ। उसके 5वें दिन स्वामी का कृपा पत्र मुझे मिला। बहन, वह खत पाकर मुझे कितनी खुशी हुई इसका अनुमान तुम कर सकती हो। मालूम होता है कि अंधे को आंखें मिल गई। कभी कोठे पर जाती थी, कभी नीचे आती थी। सारे घर में खलबली पड़ गई। तुम्हें वह पत्र अत्यंत निराशाजनक जान पड़ता। मेरे लिए वह संजीवन मंत्र था, आशा दीपक था। प्राणेश ने बरातियों की उन्नता पर खेत विक्र किया था, पर बड़ों के सामने वह जबान कैसे खोल सकते थे। फिर जनातियों ने भी बरातियों का जैसा आदर सत्कार करना चाहिए वैसा नहीं किया। अंत में लिखा था, प्रिय, तुम्हारे दर्शनों की कितनी उत्कंठा है, लिख नहीं सकता। तुम्हारी कल्पित मूर्ति नित्य आंखों के सामने रहती है, पर कुल मर्यादा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं तथा का रुक न पाऊँ, आ नहीं सकता। तुम्हारे वियोग में चाहे प्राण ही निकल जाए, पर पिता की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता। हाँ, एक बात कदर नहीं कर सकता हूँ, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। कपूत कहलाऊँ, पिता के कोप का भागी बनूँ, घर छोड़ना पड़े, पर अपनी दूसरे दिन करूँगा। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मामला इतना तूल न खींचेगा। यह लोग थोड़ी दिनों में नरम पड़ जाएंगे, तब मैं आऊँगा और अपनी हृदयश्वरी को आंखों पर बिठा कर ले जाऊँगा। बस अब मैं संतुष्ट हूँ बहन, मुझे और कुछ ना चाहिए। तो स्वामी मुझ पर इतने कृपा रहते हैं, इससे अधिक और क्या कर सकते हैं। प्रीतम, तुम्हारी चंदा सदा तुम्हारी रहेगी। तुम्हारी इच्छा ही उसका कर्तव्य है। वह जब तक जिएगी तुम्हारे पवित्र चरणों से लगी रहेगी, उसे विसारना मत। बहन, आंखों में आंसू भर आते हैं। अब नहीं लिखा जाता, जो आप जल्द देना। तुम्हारी चंदा। दिल्ली। ये दिल्ली से पत्र लिखती है, और ये पत्र लिखा है 25 दिसंबर 1925 को। प्यारी बहन, तुमसे बार बार क्षमा मांगती हूँ, पैरों पड़ती हूँ। मेरे पत्र नहीं लिखने का कारण आलस्य न था, विशेष पर दुनिया थी। रोज़ सोचती क्या लिखूंगी, पर कोई न कोई ऐसा काम आ पड़ता, कोई ऐसी बात हो जाती, कोई ऐसी बाधा आ खड़ी होती कि चित्त अशांत हो जाता और मुँह लपेट कर पड़ी रहती। तुम मुझे अब देखो तो शायद पहचान न सको। मसूरी से दिल्ली आए 1 महीना हो गया। यहाँ विनोद को 300 रुपये की एक जगह मिल गई है। यह सारा महीना बाजार की खाक खाने में कटा। विनोद ने मुझे पूरी स्वाधीनता दे रखी है। मैं जो चाहूँ करूँ, उनसे कोई मतलब नहीं। वह मेरे मेहमान हैं। गृहस्थी का सारा बोझ मुझ पर डालकर वह निश्चित हो गए हैं। ऐसा बेकरार बिना दिन नहीं देखा ही नहीं। हाजिरी की परवाह है, न डिनर की। बुलाए तो आ गए, नहीं तो बैठे हैं। नौकरी से कुछ बोलने की तो मानो इन्होंने कसम ही खा ली है। इन्हें डांटूँ तो मैं रखूँ तो मैं निकालूँ तो मैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं। मैं चाहती हूँ वह मेरे प्रबंध की आलोचना करे, ये सब एब निकाले। मैं चाहती हूँ जब मैं बाजार से कोई चीज़ लगूँ तो वह बताए कि ये क्या है, लुट गई या जीत गई। मतलब ज़्यादा खर्चा कर दिया उसने, या बचत करके आई है। मैं चाहती हूँ महीने के खर्च का बजट समझते में मेरे और उनके बीच में खूब बहस हो, पर इन अरमानों में से एक भी पूरा नहीं होता। मैं नहीं समझती इस तरह कोई स्त्री पुरुष कहाँ तक गृह प्रबंध में सफल हो सकती है। विनोद के संपूर्ण आत्मसमर्पण ने मेरी निजी की जरूरतों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रखी। अपने शौक की चीज़ खुद खरीद कर लाते बुरा मालूम होता है, कम से कम मुझसे नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ मैं अपने लिए कोई चीज़ लाऊँ तो वह नाराज न होंगे, नहीं, मुझे विश्वास है खुश होंगे। लेकिन मेरा जी चाहता है मैं शौक श्रृंगार की चीज़ें वह खुद ला कर दे। उनसे लेने में जो आनंद है वह खुद जानकर लाने में नहीं। पिताजी अब भी मुझे 100 महीना देते हैं, 100 रुपये मतलब, और उन रुपयों को मैं अपनी ज़रूरतों पर खर्च कर
कर सकती हूँ, पर न जाने मुझे भय रहता है कि कहीं विनोद समझे मैं उनके घर पे कर डालती हूँ। जो आदमी किसी बात पर नाराज़ नहीं हो सकता वह किसी बात पर खुश भी नहीं हो सकता। मेरी समझ में नहीं आता वह किस बात से खुश और किस बात से नाराज़ होते हैं। बस मेरी दशा उस आदमी की है जो बिना रास्ता जाने इधर उधर भटकता फिरे। तुम्हें याद होगा हम दोनों गणित का प्रश्न लगाने के बाद कितनी उत्सुकता है उसका जवाब देखती थी। जब हमारा जवाब किताबों मिल जाता तो हमें कितना हार्दिक आनंद मिलता था। मेहनत सफल होती इसका विश्वास हो जाता था। जिन गणित की पुस्तकों में मैंने प्रश्न उत्तर न लिखे थे उनके प्रश्न हल करने की जिम्मेवारी हल करने की हमारी इच्छा नहीं होती। सोचते थे मेहनत आकार से जाएगी। मैं रोज़ प्रश्न हल करती हूँ पर नहीं जानती जवाब ठीक नहीं निकला या गलत है। सोचो मेरे चित्त की क्या दशा होगी। एक हफ्ता होता है लखनऊ की मिस रिंग से भेंट हो गई। यह लेडी डॉक्टर है और मेरे घर बहुत आती है। मिस रिग या रिंग और ये लेडी डॉक्टर है लखनऊ की। किसी का सिर भी धमका और मिस रिंग लाई गई। पापा जब को मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे तो उन्होंने इस मिस रिंग को पढ़ाया था। उसका एहसान अब तक मानती है। यहाँ उन्हें देखकर भोजन का निमंत्रण देना ऐसी रिश्ता की हद होती है। मिस रिंग ने दावत मंजूर कर ली। उस दिन मुझे जितनी कठिनाई हुई वह बयान नहीं कर सकती। मैंने कभी अंग्रेज़ों के साथ टेबल पर नहीं खाया। उनमें भोजन की क्या शिष्टता है इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं। मैंने समझा था विनोद मुझे सारी बातें बता दी हैं। वह परसों अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज रह चुके थे। मैंने उन्हें मिस रिंग के आने की सूचना दे दी थी पर उस भले आदमी ने मानो सुना ही नहीं। मैंने धनी से कर लिया था मैं उनसे कुछ न पूछूंगी न यही ना होगा। मिस रिंग हंसेगी। बला से अपने ऊपर बार बार जुझलाती थी कि कहाँ से मिस रिंग को बुला बैठी। पड़ोस के बंगलों में कई हम जैसे परिवार रहते हैं उनसे सलाह ले सकती थी पर यही संकोच होता था कि ये लोग मुझे ग्वारिन समझेंगे। अपनी इस व्यवस्था पर थोड़ी देर आंसू भी बहाती रही। आखिर निराश होकर अपनी बुद्धि से काम लिया। दूसरे दिन मिस रिंग आई। हम दोनों भी मेज बैठे। दावत शुरू हुई। मैं देखती विनोद बार बार जमते थे और मिस रिंग बार बार नाक घूरती थी जिससे प्रकट हो रहा था कि शिष्टा की मर्यादा भंग हो रही है। मैं शर्म के मारे मरी जाती थी। बारे किसी भांति विपत्ति सिर से टली। तब मैंने कान पकड़ लिया कि अब किसी अंग्रेज की दावत न करूँगी। उससे नहीं करूँगी। उस दिन से देख रही हूँ विनोद मुझसे कुछ खिंचे हुए हैं। मैं भी नहीं बोल पा रही हूँ। वैसा समझते मैंने उनकी भद करा दिया नहीं अपमान करा दिया। मैं समझ रही थी कि उन्होंने मुझे लज्जित किया। सच कहती हूँ चंदा गृहस्थी के झंझटों से मुझे अब किसी ने हंसने बोलने का अवसर नहीं मिलता है। अगर इधर महीनों से कोई नई पुस्तक नहीं पढ़ सकी। विनोद की विनोदशीलता भी न जाने कहाँ चले गई। अब वह सिनेमा या थिएटर का नाम भी नहीं लेते। हाँ मैं चलूँ तो वह तैयार हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ प्रस्ताव उनकी ओर से मैं केवल उसका अनुमोदन करूँ। शायद अब वह पहले की आदत छोड़ रहे हैं। मैं तपस्या का संकल्प उनके मुख पर अंकित पाती हूँ। जान पड़ता है अपने में गृह संचालन की शक्तियाँ ना पाकर उन्होंने सारा भार मुझ पर ढाल दिया है। मसूरी में वह घर के संचालक थे। 2-2.5 महीने में 2500 रुपये खर्च किए। कहाँ से लाए यह मैं अब तक नहीं जानती। पास तो शायद कुछ रहा हो। संभव है किसी मित्र से लिया हो। 300 रुपये महीने की आमदनी में थिएटर और सिनेमा का जिक्र ही क्या। 50 रुपये तो मकान के ही निकल जाते हैं। मैं इस जंजाल से तंग आ गई हूँ। जी चाहता है इन्होंने कह दूँ मेरे चलाई ये ठेला नहीं चलेगा। आप तो 2-2.5 घंटा यूनिवर्सिटी में काम करके दिन भर चैन करे, खूब टेनिस खेले, खूब उपन्यास पढ़े, खूब सोएं और मैं सुबह से आधी रात तक घर के चिंता में मरा करूँ। कई बार छोड़ने का छेड़ने लगा होता है। दिल में ठान कर उसके पास गई थी लेकिन उनका समय पर मेरे स्वयं सारी गिलानी और सारी व्यक्ति को हर लेता है। उनका विकसित मुखमंडल, उनके अनुरक्त नेत्र, उनके कोमल शब्द मुझ पर मौनी मंत्र डालते हैं। उनके एक आनंद में मेरी सारी वेदना रहती है। बहुत अच्छा होता अगर ये इतने रूपवान, इतने मधुरवास, इतने समय न होते। दब करते मैं इनके नगर बैठती अपनी कठिनाइयाँ। इस दशा में उन्होंने मुझे जैसे भेड़ बना लिया है भेड़। मगर इस माया को तोड़ने का मौका तलाश क्यों। एक तरह से मैं अपना आत्मसम्मान खो बैठी हूँ। मैं क्यों हर एक बात में किसी की अप्रसन्नता से डरती हूँ। मुझ में क्यों नहीं वह भाव आता जो कुछ मैं कर रही हूँ वह ठीक है। मैं इतनी मुख्य अपेक्षा क्यों करती हूँ। इस मनोवर्ती पर मुझे विजय पाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो कुछ भी हो। अब इस वक्त विदा होती हूँ। अपनी आंखें समझा लिखना। जी लगा रखा है तुम्हारी पद्मा।